नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा के पंचकुला में आज एक और जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर जश्न और उपलब्धियों का आकलन हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन 12 सालों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और विकास का स्वर्णिम अध्याय बताया, तो कांग्रेस नेताओं ने इसे मुद्दों से भटका हुआ शासन करार दिया। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारह साल का सफर, विकास के दावे, बड़े फैसलों की चर्चा और विकसित भारत के विजन का प्रचार। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने रख रही है। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मोदी सरकार के कार्यकाल को स्वर्णिम अध्याय बताया और कहा कि बीते एक दशक से अधिक समय में देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। उनका कहना है कि गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, इतनी गति से भारत को बदला है, तो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। ऐसा नहीं है हर प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा शक्ति, अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य के अनुसार काम किया है, परंतु मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल, बदलते भारत का कार्यकाल, गति से बढ़ते हुए भारत का कार्यकाल, दुनिया में एक नई पहचान लेकर के आने वाले भारत का कार्यकाल इन 12 वर्षों में हमने देखा है। लेकिन सत्ता पक्ष के इन दावों पर विपक्ष ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार जश्न मना रही है, जबकि प्रदेश की जनता कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बदहाल है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। किसानों के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने 24 फसलों पर एमएसपी के सरकारी दावों पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार को जमीनी हकीकत पर जवाब देना चाहिए। हुड्डा का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों का समाधान करने की बजाय सिर्फ उपलब्धियों का प्रचार करने में लगी है। वो नॉन परपज सरकार है, कोई उपलब्धि नहीं। बेरोजगारी में आज नंबर 1 है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, हर व्यक्ति अपने आप में असुरक्षित महसूस करता है और किसान को एमएसपी नहीं मिलती, किसान की लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, गरीब आदमी को। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी मोदी सरकार और हरियाणा सरकार की नीतियों को निशाने पर लिया। सैलजा ने कहा कि देश आज गलत आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों के असर को भुगत रहा है। उन्होंने दावा किया कि युवाओं के सामने रोजगार का संकट और आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। जो आज हर देशवासी को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये सब इस मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण है। ये सारा कुछ है मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण। आज हम अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद सकते, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, नीट, सीबीएसई, इतने बड़े मुद्दे हैं, लेकिन ये सरकार आंख मीच कर बैठी है और ये तो अपना सेलिब्रेशन में। तो एक तरफ मोदी सरकार के 12 साल को विकास, सुशासन और ऐतिहासिक फैसलों का दौर बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सवाल यही है कि क्या 12 साल का ये सफर वास्तव में स्वर्णिम अध्याय है या फिर जमीनी चुनौतियां अभी भी सरकार के दावों पर सवाल खड़ी कर रही हैं। विकास बनाम मुद्दों की ये लड़ाई आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति का बड़ा केंद्र बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
विकास के दावों के बीच में जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता सुखवीर जी तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंवर जी, आपका भी बहुत स्वागत। इनेलो प्रवक्ता अर्जुन सुढैल जी जुड़ गए हैं। स्वागत है अर्जुन जी। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पंकज, शुरुआत आपके साथ में करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार उपलब्धियों का जिक्र हो रहा है। अखबार देखे, टीवी चैनल्स देखे, तमाम नेता सामने आते हैं, उपलब्धियों का बखान करते हैं। मुख्यमंत्री ने भी स्वर्णिम काल इन 12 सालों को बताया है। आपके हिसाब से स्वर्णिम काल की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? सभी दर्शकों को देखिए, स्वर्णिम काल उसी दिन हो गया था जब भारत देश के अंदर 2 झंडे नहीं, एक तिरंगा फहरा रहा था, तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। नहीं तो पहले पूरे देश के अंदर, जिसे मतलब पूरा भारत देश कहा करते थे, उस तिरंगा झंडा एक जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह थी जहां पर नहीं फहराया जाता था। 2014 में भारत देश की जनता ने एक ऐसी सरकार चुनी, एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों में कमान सौंपी जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर की तिरंगे झंडे को फहराने का काम किया। ये अगर स्वर्णिम काल नहीं है कि हमारे देश का झंडा तिरंगा, जिसके लिए हम अपनी जान दे देते हैं, जिसके लिए हम अपने तन मन धन से लगे रहते थे देश के तिरंगे झंडे को ऊंचा करने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उसको अगर मान सम्मान देकर पूरे देश में फहराने का काम किया, 370 धारा को हटा करके, तो ये माननीय मोदी जी के कार्यकाल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हुआ। अगर राम मंदिर, जिसके लिए लगातार राजनीति करते रहे भाई, राजनीतिक दल किसी भी प्रकार के रहे हों, किसी भी काल में रहे हों, लेकिन राम मंदिर का बन जाना, जो 500 साल की हमारे देश की युवाओं की कहूँ, बुजुर्गों की कहूँ, माताओं की कहूँ, बहनों की कहूँ, तब ये सोच विकास थी, उस आस्था को अगर पूरा करने का काम 12 साल के अंदर होता है, तो मोदी जी के काल खंड में होता है। विपक्ष क्या कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के अनुरूप, जो जनता की सरकार जनता ने बनाई, 40 करोड़ लोगों की जो सरकार आज बनी हुई है, वो उनके प्रति जवाबदेही है, उनके प्रति क्या काम करेंगे, इसके लिए यूपीआई के माध्यम से आज वर्ल्ड के अंदर भारत सबसे अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़ा है। सबसे ज्यादा अगर यूपीआई के माध्यम से अगर हम बात करें तो भारत 20 नंबर की। जीएसटी ये 1 नेशन और 1 टैक्स की अगर बात करें तो आज 12 सालों के सीजन नक्सल फ्री इंडिया, कभी कोई सोच नहीं सकता कि नक्सलवाद भारत से खत्म होगा। अगर नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो मोदी जी के कालखंड के अंदर हो रहा है, इन बीते 12 वर्षों के अंदर हो रहा है, जिनको आज हम स्वर्णिम काल करें। अगर देश के अंदर से नक्सलवाद खत्म हो तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं। पंकज जी, माफी के साथ रोक रही हूँ आपको, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है सर, दूर करवाते हैं जो तकनीकी समस्या आ रही है। लौटूंगी आपके पास, अपनी बात फिर पूरी कीजिएगा। फिलहाल सुखबीर जी आपके पास आते हुए, सुखबीर जी, भूपेंद्र हुड्डा को भी हमने सुना जिस तरह से वे आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ उपलब्धियों का जिक्र हो रहा है, जनता की जो समस्याएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उन पर काम नहीं हो रहा है, उस पर पर्दा डाल दिया गया है। आपके भी यही विचार है? क्योंकि उपलब्धियों की बात जब हम सुनते हैं बीजेपी के नेताओं की ओर से तो मुश्किल लग रहा है, यकीन कर पाना मुश्किल लग रहा है। यही भारत है जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये गर्व का क्षण है और भारत स्वर्णिम अध्याय में जी रहा है, स्वर्णिम काल में पहुंच गया है, सब कुछ ठीक है। मुस्कान जी, आपको, आपके दर्शकों को, पैनल पर उपस्थित साथियों को सादर शुभ संध्या। देखिए, जिस प्रकार से स्वर्णिम काल का बखान हो रहा है, जिस प्रकार से विकास बताया जा रहा है, मैं आंकड़ों के आधार पर सिद्ध करूंगा, नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल विकास की बजाय विनाश का कार्यकाल रहा है। कैसे, समझिए, सुनिए, देश प्रदेश भी इस बारे में चिंतन करेगा। जिस प्रकार से 2013-14 में वायदा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, घरेलू गैस का रेट क्या था, 350 और 12 सिलेंडर मिलते थे, जो घटा के कर दिए 4, और पेट्रोल डीजल जो 60-70 रुपए का था वो निरंतर 100 के पार चल रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का मूल्य निरंतर, अगर ये अभी का जो विषय चल रहा है
इसको छोड़ दें, नहीं अन्यथा करीब 10-11 साल क्रूड ऑयल के न्यूनतम स्तर रहा है। इसके अलावा बहुत प्रमुख समस्या देश की बेरोजगारी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, उस हिसाब से आज 24 करोड़ रोजगार इस राष्ट्र में होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या? जो अग्निवीर दिया, जो भारतीय सेनाओं में किसान और गरीब के बच्चे की, मजदूर के बच्चे को 70-80 हजार स्थायी रोजगार और राष्ट्र सेवा का मौका मिलता था, उसको इन्होंने अधिकतम कर दिया 50 हजार, उसमें स्थायी सेवा 25%, यानी कि 70-80 हजार के स्थायी रोजगार को काट के कर दिया 10 हजार। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर जिस प्रकार से इस राष्ट्र के नौजवान को रोजगार मिलता था स्थायी सार्वजनिक उपक्रमों में, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री को आंकड़े पेश करते हैं सुखबीर जी की 4.22 के आसपास बेरोजगारी दर पहुंच गई है। मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो। हाँ नहीं मुस्कान जी सुनिए, मैं आंकड़े बता रहा हूँ, मैं हाँ भी इन्हीं के आंकड़े बता रहा हूँ, सुनिए आप। निसंदेह भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित व्यवस्था है, और कोविड में जब भारत की अर्थव्यवस्था -23.9 चली गई, आपको और इस राष्ट्र को सर्वविदित है, उस अर्थव्यवस्था को उस समय कृषि ने बचाया। इसमें कहीं दूर से दूर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और रेवाड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हुए थे, उस वक्त रेवाड़ी की पहली जनसभा में वायदा किया था राष्ट्र से कि दिल्ली की गद्दी पे बैठते ही स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार C2+50 में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे। लेकिन आज 12 वर्ष बाद भी वो कलम या तो टूट गई है या पूंजीपतियों के गिर गई है। एक और वायदा किया किसान से जी। 2016 में बहुत बड़े बड़े इश्तेहार दिए और कहा कि 2022 में किसान की आय दुगुनी कर देंगे, लेकिन 2022 को गए भी जमाना हो गया, 5 साल होने वाले हैं, आय तो दुगुनी नहीं हुई। दिया क्या किसानों को? 3 कृषि के काले कानून, उसके बाद 13 महीने का किसान आंदोलन, 750 के करीब किसानों की शहादत, और जब वो आंदोलन समाप्त हुआ तो वायदा किया गया था मोदी जी के द्वारा, मेरी गलती होगी और मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून राष्ट्र के किसान को दूंगा। लेकिन आज करीब 5 वर्ष बाद भी उस विषय पे सुनने बटे सन्नाटा है। और आज इसके साथ साथ ना कि सिर्फ हरियाणा में अपितु समस्त राष्ट्र में जिस प्रकार से खाद की कमी और काला बाजारी है, जो कृषि क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो एक अन्यथा विषय है। इसके अलावा बात करेंगे अर्थव्यवस्था पे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि आगामी 100 दिनों में विदेश में जमा काला धन लाएंगे और हर भारतवासी को 15-15 लाख रुपया देंगे, जो बाद में इन्हीं के नेताओं ने कहा कि वो तो चुनावी जुमलेबाजी थी। इसके अलावा नोटबंदी का विफल प्रयास जो हुआ, 99.40% प्रतिबंधित मुद्रा वापस बैंक में जमा होगी, तो वो बात की गई थी कि हम जो आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे, और वो पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी की गई थी, सब समाप्त हो गया। इसके अलावा निरंतर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने से पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, किस प्रकार से तत्कालीन प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते थे, जो भारत के रुपये की गिरने की बात थी, निरंतर इनके कार्यकाल में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का आज असर क्या है, ये मेरे कहने का विषय नहीं है। ठीक है, इसी में कंक्लूड कीजिएगा। सुनिए हाँ। नहीं मुस्कान जी सुनिए, कंक्लूड कीजिए सर। बाकी मेहमानों को एक बार जोड़ लूं, उसके बाद फिर से लौटूंगी आपको संक्षेप में। आप मुझे कंटिन्यू करने दें, आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें। हाँ, ठीक है। 80 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या 5 किलो अनाज पर समेट दी। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य, 1962, 1965, 1971, 1999 के जो कन्फ्लिक्ट और वॉर हुए, उनमें भी रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड प्रयोग नहीं हुआ, और नरेंद्र मोदी जी ने शांति काल में और रिजर्व फंड का प्रयोग किया, और अब तो भारत के रिजर्व गोल्ड को भी बेचने की बात चल रही है। इसके अलावा सीबीआई ईडी का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से 8,552 करोड़ का चंदा चुनावी बॉन्ड के रूप में लिया, और जो है घोषित तौर पे ले रखा, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। और इसके अलावा पीएम केयर का कोई हिसाब नहीं, और देश में इनकी एकमात्र उपयोगिता ये है कि देश में जब इनके पास कहीं कुछ नहीं था,
आज लगभग सभी जिलों में 5 स्टार 7 स्टार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है वो है। इसके अलावा निजीकरण पे बात करनी बड़ी आवश्यक है। देश नहीं बिकने दूंगा बोलकर लगभग सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए और अब F3 फाइल के डर से जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ, ट्रेड डील जिस प्रकार से धमका के करवाई जा रही है और जिस तरह से हम अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद सकते, निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र की संप्रभुता को कहीं ना कहीं गिरवी करने का प्रयास किया है। और मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मुझे आशा है कि अगले समय में मुझे और ज्यादा समय आप देंगे। निश्चित तौर पर आपके पास लौटूंगी मैं, आपके पास सुखबीर जी। अर्जुन जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री की बात को ही अगर मैं कोट कर दूं, वो तो कह रहे हैं गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं, बेहतर नहीं ऐतिहासिक काम हुए हैं। ताल्लुक रखते हैं मुख्यमंत्री की बातों से आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े दावे कर करके, बड़े बड़े संकल्प पत्र लेकर के देश को बहका कर बुला करके सत्ता में आने का काम किया, तो उसी तरह की बातें मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी बातें कर रहे थे कि हमने तस्वीर बदल दी, तकदीर बदल दी। वो कहाँ बदली है? अगर आप कह रहे हैं ना कि गांव में गरीब व्यक्ति, छोटा व्यापारी, दुकान, आइए तो धरातल पर तो आइए। सिर्फ और टीवी चैनलों पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता, एक बार धरातल पर आकर देखिए। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी तारीफ हो रही है, स्वर्णिम बताया जा रहा है 12 साल को। क्या हो रहा है? अभी सिर्फ एक छोटा सा वैश्विक संकट कह सकते हैं, हम भी साथ हैं, हमने भी कहा कि वैश्विक संकट देश में है, लेकिन दूसरी और तीसरी प्रधानमंत्री जी जो विश्व गुरु जो है, जो भारत के विश्व गुरु, पूरी दुनिया के विश्व गुरु बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि भारत पहली अर्थव्यवस्था, दूसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो वो क्या, जैसे ही वैश्विक संकट आया, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में ही सब कुछ खत्म हो गया क्या? वो जो पहली अर्थव्यवस्था थी, दूसरी अर्थव्यवस्था थी, या वो 15 दिन भी नहीं झेल पाई? कहाँ गया? ना इनके पास पेट्रोल, ना डीजल, ना गैस, ना कुछ भी नहीं। खुद आकर के टीवी पर बोलने का काम करते हैं कि भाई विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदे, शादी ब्याह ना करें। पेट्रोल कहाँ पर चला गया? आज किसान का धान लगाने का टाइम है, पेट्रोल, डीजल, खाद बढ़ा दिया। खाद अभी कल ही देखे खाद के रेट बढ़े हैं। तो इस तरह से किसान तो परेशान था ही था। और ये जो कहते थे सत्ता में आने से पहले कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बहुत अच्छे से बताया कि उन्होंने तो सारी बातें बताई, लेकिन मैं बता देता हूँ कि किस तरह की बातें करते थे। मैंने अभी उनकी आवाज नहीं आ रही थी, हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी की, वो कोई डिस्टर्बेंस हो रहा था। वो अभी बात कर रहे थे कि क्या आपने उनसे पूछा कि क्या हुआ ये जो स्वर्णिम बताया जा रहा है? तो उन्होंने सबसे पहले शुरू कहाँ से किया? जम्मू कश्मीर से, राम मंदिर से। और इसके अलावा शुरू करते ना कि हमने क्या रोजगार दिया, रोजगार कहाँ पे, क्या हालात है। आज अगर हम अकेले हरियाणा प्रदेश की बात करें तो कहाँ पे गया वो रोजगार? कहाँ पे गई वो 2 करोड़ नौकरियां? कहाँ पे गए वो दूसरे देशों में जाकर इतने एमओयू साइन करने की? वो कह रहे हैं 2014 के बाद देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। अर्जुन जी, आंकड़े दिखाइए, देखिए। ऐसे तो टीवी पर बैठकर मैं झूठे आंकड़े आपके मुताबिक बोल दे। आंकड़े धरातल पर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कागजों में और टीवी पर बैठकर बोलने से होता है ये सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ आंकड़े, कुछ नहीं है। आज हालात देखिए ना, किसान के हालात देखिए, व्यापारी के हालात देखिए। अब पेट्रोल डीजल से तो आप भी वाकिफ हैं, आप भी रोज सफर करते हैं। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता है और अगर रसोई गैस आप भी बढ़ाई ना जी, 1000 रुपए कमर्शियल में बढ़ाए और इस घरेलू सिलेंडर में बढ़ाए, तो ये तो आप सारा दिन देखते हैं क्या हालात होता है। जब एक चीज बढ़ती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक आदमी पर असर नहीं पड़ता, उसका सारे लोगों पर असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारी बातें। और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए क्या बंगाल या 5 राज्यों का जब चुनाव हो रहा था, वैश्विक संकट तो उससे पहले भी आ गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री जी कोई भी या कोई मुख्यमंत्री कोई कुछ नहीं बोल रहा। जैसे ही चुनाव जीते और निकाय चुनाव हरियाणा प्रदेश के जीते, उसके अगले दिन ही वैश्विक संकट बता दिया। बहुत बड़ा वैश्विक संकट आ गया। क्या वो 2 दिन में ही आ गया था वैश्विक संकट? चुनाव से पहले नहीं था क्या? वो उससे पहले बताते लोगों को। सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा कुछ नहीं है। धरातल पर कोई आंकड़े नहीं है। आप आकर के देखिए, कागजों में कोई आंकड़े नहीं। आप गाँव में आइए, हम आपको दिखाएंगे छोटा व्यापारी, गरीब आदमी आज किस तरह से परेशान है, आसाद है। जी ठीक है अर्जुन जी। अगर
देखिए मैं एक और बात बड़ी बता दूं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बहुत अच्छे से मुद्दे उठाए, लेकिन अगर हरियाणा प्रदेश की हम बात करें, हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कांग्रेस है। पिछली बार देखिए, मैं खुद कहता हूं, ये बात मानता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आपसी परिवार में लड़ाई होने की वजह से या कुछ ऐसे समय है कि लोग हमें वोट तो देना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरियां थी। उन सबको लग रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को हरा रहे हैं और पूरा प्रदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम बन करके उनकी हाथों की कठपुतली बने हुए थे। सिर्फ और सिर्फ अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से, हालांकि लोगों की वजह से है। लोग बदलना चाह रहे थे। अभी क्या लगता है, अभी ये मुद्दे उठा रही है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी, अभी मुद्दे उठाने का बखूबी काम हो रहा है? मुद्दे भी मैं बता देता हूँ मुस्कान जी, मुद्दे सिर्फ और सिर्फ टीवी पर बैठकर और कागजों में दिखाए जाते हैं। जब धरातल की कोई बात आती है तो विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है, 2 विधायक होते हुए भी, तो इंडियन नेशनल लोकदल निभा रहा है, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात की बात हो। पेंशन का मुद्दा, जब पेंशन काटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने खड़े होकर के प्रत्येक जिले में प्रदर्शन करके पंचकुला में प्रदर्शन की चेतावनी दे करके कहीं ना कहीं पेंशन लगवाने का काम किया। किसानों की जब बात आई, मंडियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए, लेकिन इनका एक फैक्ट्री तक ने फोन नहीं उठाया। और जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मंडियों में गए और प्रदेश की एक मंडी में कष्ट समझ गए मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सुनिए कष्ट निवारण केंद्र लगा करके अर्जुन जी, किसानों की एक एक दाना बिकवाने का काम किया। तो अगर मुद्दे उठाने का काम कोई करता है, जनता के साथ खड़े होने का काम करता है, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि आंदोलन हुआ देश में, पूरे देश में से कौन इस्तीफा देने वाला था? चौधरी अभय सिंह इस्तीफा देने वाले थे। सिर्फ और सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसान आंदोलन में जब 750 से अधिक किसानों की शहादत हो रही थी, सिर्फ एक इंसान पूरे देश में था, उसने अच्छी बात है अर्जुन जी, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। मुद्दे उठाने की बात हो रही है और इनेलो अपना काम बखूबी कर रही है, आप ये कह रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है समझ गई मैं अर्जुन जी। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से उपलब्धियों का बखान हो रहा है, बार बार जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के नेता, क्योंकि एनडीए की बैठक में भी इसका जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री ने बात रखी, मुख्यमंत्री ने आज जो कुछ कहा है स्वर्णिम काल इसे बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर सफल रही है भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया है, आपको लगता है कि ये उपलब्धियां जमीनी स्तर पर भी अमल में लाई जा रही हैं, काम हो रहा है और स्थिति वाकई में बेहतर हुई है पूरे देश भर की अगर बात कर ले? देखिए, कुछ आंकड़े तो हैं उनके पास कि भाई हमने काम किया, और पिछली सरकार की तुलना में कुछ जो है निर्माण कार्य, रोड, पुल, एयरपोर्ट, हाईवे, कुछ एम्स, आईआईटी और कई अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने उनके पास आंकड़े जी। लेकिन वो जिस तरह से स्वर्णिम बता रहे हैं ना, तो स्वर्णिम कहना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है कि जब तक महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, इस तरह की समस्याएं अगर समाज में व्याप्त है और गरीबी, आर्थिक असमानता, तब तक उसको स्वर्णिम काल कैसे कह सकते हैं? स्वर्णिम काल का मतलब तो ये है कि हर शख्स, हर परिवार इतना संपन्न हो कि उसको कोई कमी महसूस ही ना होती हो। ये स्वर्णिम काल की कुछ अतिशयोक्ति है। ये कहना चाहिए भाई ठीक है, हमने पिछली सरकार के मुकाबले में काम किया है और करेंगे। अब वो प्रधानमंत्री जी तो जब 2014 के चुनाव अभियान पर निकले थे, वो कहते थे कि उनको 60 साल दिया है, मुझे सिर्फ 60 महीने दे दो। तो 60 महीने निकले तो काफी टाइम हो गया, 120 महीने हो गए और फिर उससे भी आगे निकल गया। तो फिर देखने की जरूरत है कि उस हिसाब से जैसा कि उन्होंने वादा कर रहे थे और जैसा कि वो दिखा रहे थे को, मतलब जितनी उत्साह दिखा रहे थे, उतना काम तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाया है। और तमाम समस्याएं अभी भी जो बुनियादी समस्याएं वो बनी हुई है। ठीक है कि विकास, कोई सरकार किसी का भी खाता शून्य नहीं रहता। पिछली सरकार से जो तुलना करते तो उनका भी खाता शून्य नहीं था, बिल्कुल उन्होंने भी काम किए। देश के विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण की चुनौती थी तो उसका भी काम किया। फिर अगर इनके सामने चुनौती थी कि स्पीड बढ़ाना था, वो जो है भारतीय जनता पार्टी 2005-06 के दौर में उनकी लीडरशिप कहती थी कि वो आजादी के बाद जो देश बाद में आजाद हुए भारत से, वो ज्यादा तरक्की कर गए और भारत पीछे। तो आज देखिए कि आज क्या स्थिति है। आज ये है कि आपके आसपास के देशों की मुद्राएं डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई है और आपकी जो है करेंसी, आपका रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता गया लगातार। तो ये तुलनात्मक आप देखिए कि क्या करना है इसमें, कैसे उसको संतुलन में लाना है।
और आपका विदेशी मुद्रा भंडार क्यों कमजोर है? इसलिए कि आप आयात ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम हो रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बहुत काम करने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था ही है जो किसी देश को खुशहाल बनाती है। उसी में गरीबी अमीरी की खाई भी घटती है या गरीबी अमीरी की खाई समाप्त होती है। वो सब करने की आर्थिक समानता आती है। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आप लाइए। सीधे प्राइवेटाइजेशन लगातार करते रहने से भी मुझे लग रहा है कि कोई समाधान नहीं निकला। नहीं तो ये 10, 11, 12 साल में समाधान दिखाई दे जाता है। 12 साल का पीरियड कम नहीं होता। आपने जो है उसका 1/6 तो जो 60 साल उन्होंने लिए है शासन में रहते हुए, उनका 1/6 तो ले ही लिया। तो ये है कि सरकार को ये देखना है आर्थिक मोर्चे पर, फिर आकलन करना है, पुनरावलोकन करना है और अपनी समीक्षा करनी है। स्वर्णिम काल नहीं कहा जा सकता। ये ठीक है कि आपने एक बेहतर काम किया है तुलनात्मक रूप से आप कर रहे हैं और समस्या अभी भी बनी हुई। उन समस्याओं के लिए काम भी करने की जरूरत है। स्वर्णिम काल बताकर और एक जो है आत्ममुग्ध भाव में खो जाना वो भी ठीक नहीं है। किसी सरकार को लगातार अपनी आलोचना, स्व आलोचना में भी, आत्ममंथन में भी रहना चाहिए। उससे पता चलता रहता है कि देश में क्या जरूरतें हैं और हमारे कामकाज के एक तौर तरीकों में क्या कमी रही है और क्या सुधार करने की जरूरत है। तो ये स्वर्णिम काल जो है बड़ी अतिशोक्ति है। लेकिन यहाँ ठीक है कि वादा कीजिए कि हम जो है पिछले वादे जो छूट गए हैं उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। उन पिछले छूटे हुए वादों को भी याद कीजिए इस मौके पर कि वो छूट गए और आने वाले कार्यकाल में अगर जनादेश मिलता है तो हम वो छूटे हुए वादे भी पूरे करेंगे। मुझे लगता है कि अगर वो छूटे हुए वादे पूरे होते हैं तो देश की स्थिति में कुछ और ज्यादा सुधार होगा। तो नेतृत्व को जो है इतना सजग और सतर्क रहने की जरूरत है और भाषा में भी कुछ संतुलन रखने की जरूरत है कि स्वर्णिम काल अभी नहीं आया। स्वर्णिम काल तो जो है एक अलग ही परिभाषा है उसकी और एक अलग ही स्थिति है। ठीक है, आप कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि अगर उपलब्धियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो काम आप नहीं पूरे कर पाए, कम से कम एक्सेप्ट करिए कि हाँ आप कुछ साल हमें और दीजिए, हम ये काम पूरे करेंगे, यहाँ पर कमी रह गई। कमियों की आप सर बात नहीं करते हैं पंकज जी। आप जो आंकड़े पेश करते हैं, मैं मानती हूँ कि सरकार की तरफ से कोई आंकड़े अगर पेश किए जा रहे हैं, सही आंकड़े होंगे, झूठे तो कम से कम सरकार आंकड़े पेश नहीं करेगी। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, आप बड़ी चतुराई से छुपा ले जा रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे आपने बनाए हैं, अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं कि काफी ये मजबूत हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कमी है, उनका अभाव है और लोग परेशान भी हो रहे हैं। इन्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा? पंकज जी। मुस्कान जी, शायद पहले वक्तव्य में मेरी बात ना तो पूरी हो पाई कुछ तकनीकी कारणों की वजह से। जी हाँ, आपकी आवाज अब क्लियर है सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। सर, हम बात करेंगे कि अभी मोदी सरकार में जो 12 साल का जो कालखंड को स्वर्णिम काल कहा जाए और जो विपक्ष के साथी या राजनीतिक विश्लेषक उसको मानने को तैयार। 2014 से पहले आंकड़े बोलता जाऊंगा, विपक्ष के साथी भी लिखें और आपके टीवी चैनल के माध्यम से सारी जनता ने सुने। 2014 से पहले भारत देश के अंदर मात्र 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे आजादी के बाद से 2014, जो कि उनकी संख्या 2026 में 164 हो गई है। क्यों ना कहे कि हमने विकास किया है। जो एमबीबीएस की सीटें, जो डॉक्टर हमारे बेटे बच्चे बनते थे, वो 51,348 सीटें हुआ करती थी, आज वो दुगनी होकर के 1,28,000 हो गई है। क्यों ना कहे हम विकसित हो रहे हैं, क्यों ना कहें हम विकसित होने की राह पर आ गए हैं। IIM मात्र 13 हुआ करते थे आजादी से लेकर 2014 तक, आज उनकी संख्या 21 हो गई है। इन 12 सालों के अंदर तो क्यों ना कहें देश विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहा है। 7 एम्स हुआ करते थे, आज वो बढ़कर के 23 एम्स हो गए। मात्र 12 साल में हमने 15 एम्स बना दिए, इन्होंने 60 साल में मात्र 7 एम्स बनाए। क्यों ना कहें कि भारत मोदी जी के कार्यकाल के अंदर, कालखंड के अंदर और आगे बढ़ रहा है। 11 IITs हुआ करती थी आजादी से लेकर 2014 तक, आज उनकी संख्या बढ़कर 23 है। इनके 60 साल में 11 IITs और हमारे 12 साल में अगर हम 12 IITs बना पा रहे हैं तो क्यों ना कहे कि मोदी जी का जो कालखंड है, जो कार्यकाल है 12 साल का, वो स्मरणिक है। जो नेशनल हाईवेज हैं, इनके समय पर यानी कि 2014 तक आजादी से लेकर 91,287 किलोमीटर था, जो आज बढ़कर के 1,46,572 किलोमीटर हो गया है। क्यों ना कहे कि देश विकसित हो रहा है।
जो मेट्रो नेटवर्किंग थी वो 248 किलोमीटर की थी 2014 तक आजादी से लेकर के, और जो कि आज बढ़कर 1095 किलोमीटर हो गई है। कितनी गुना, 4 गुना लगभग बढ़ा दिया मेट्रो की कनेक्टिविटी को, मेट्रो के नेटवर्क को। क्यों ना कहीं देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश विकसित होने की राह पर है। जो स्टार्टअप्स हैं 2014 तक, यानी कि आजादी से लेकर 2014 तक मात्र 350 हुआ करते थे, जिनकी संख्या की अगर बढ़ोतरी आप देखें 2,34,090 स्टार्टअप्स हमारे युवाओं ने लगाए हैं और अपने युवाओं को रोजगार की तरफ लेकर के गए हैं। ये वो कार्य हैं जो मैं डिफ्रेंशिएट करके बता पाया आप लोगों को कि इतने आजादी से 2014 तक और आप 2026 में इतने ज्यादा कार्य हमने किए। अगली जो अटल पेंशन के तहत जो एनरोलमेंट होनी थी वो 9 करोड़ लोगों की हुई है, जो कि पहले कितनी थी सुखबीर तंवर बताएं शायद। जनधन खाते जो गरीब खुलवा ही नहीं पाता था, जीरो बैलेंस के साथ, जीरो क्रेडिट के साथ 58 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुले और आज उनमें लाखों रुपए हैं सरकार की योजनाओं के। अगर इनको नहीं दिखता है, लेकिन देश की जनता को दिखता है, प्रदेश की जनता को दिखता है। जिन माताओं बहनों ने पहले कोयले से चूल्हे में आग जला करके रोटियां सेकती थी, उनको 10.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन फ्री में दिए। ये मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं। जो घर तक पानी नहीं पहुंचता था, उन घर पर हर घर नल जो योजना के तहत 15.85 करोड़, यानी कि लगभग 16 करोड़ घरों के अंदर पानी के कनेक्शन पहुंचाए। 2014 से पहले क्यों नहीं पहुंचाए इन्होंने? आज बात करें अगर आयुष्मान कार्ड योजना की, चिरायु कार्ड योजना, जिसके तहत हर एक गरीब इंसान के जेब में आज 5 लाख रुपए होते हैं। नहीं तो पहले सोचता था इंसान कि मैं डेंगू का इलाज भी कैसे लूंगा, सीटी स्कैन कैसे कराऊं, एमआरआई कैसे कराऊं। आज उसकी पॉकेट में 5 लाख का एक कार्ड होता है जो मोदी जी ने चालू किया, आयुष्मान कार्ड। वो 44 करोड़ भारतवासियों के पास है और उसके लिए लगातार आज हमारा जो देश का जो बुजुर्ग साथी हैं या माताएं बहनें हैं जो गरीब हैं, वो 5 लाख का कार्ड बनवा करके आज अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत क्या है। साहब आप लोगों के समय पर जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं या गांव का ग्रामीण आंचल है, खुले में सोच करके आता था। आज तो खुले में सोच कहीं भी नहीं हो पाता। आज हमारे घरों के अंदर अगर शौचालय हुए तो ये किसकी सोच रही? माननीय मोदी जी की सोच रही। ये माननीय मोदी जी की सोच है जिसकी वजह से आज हम कह पा रहे हैं कि स्वर्णिम काल। एक साथी ने, अर्जुन सुरेश जी ने शायद इस पर क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि इन्होंने तो जी 370 धारा के बारे में बात की, राम मंदिर के बारे में बात की, इसके बाद तो हम सुन ही नहीं पाए। अरे साहब सुनना पड़ेगा, क्योंकि भारत देश के अंदर झंडा एक तिरंगा फहराया तो मोदी जी के कालखंड के अंदर फहराया। राम मंदिर बना तो राम मंदिर भी इसी कालखंड के अंदर बना। जीएसटी अगर आया तो इसी कालखंड के अंदर आया। नक्सल फ्री, जिसके लिए रोज ये होता था कि आज उड़ीसा में नक्सलवाद हो गया, आज वहां पर नक्सलवाद हो गया, लेकिन आज अगर नक्सलवाद फ्री हुआ है तो आज इस कालखंड के अंदर 12 सालों के अंदर हुआ है। वंदे भारत जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो अगर बनी तो इन 12 सालों के अंदर बनी। और अगर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग अगर इकोनॉमी है तो वो आज भारत देश की है। आप लोगों को अगर ये चीजें नहीं दिखती हैं, आप लोगों ने इन पर पट्टी बांध दिया तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता लगातार इन्हीं कार्यों को देख रही है। 2014 इन्होंने कहा कि जी 2014 में ये वादे किए थे, वो सारे वादे पूरे कर रहे हैं और आने वाले समय में जितने भी वादे हमने किए हैं या मोदी जी की सरकार ने किए या मोदी जी के मुखमंडल से निकले, वो सारे कार्य पूरे होंगे। उन्होंने विजन दिया कि 2047 में भारत विकसित भारत होगा, विकासशील। अभी तक हम बढ़ते आए। अगर किसी प्रधानमंत्री की सोच रही कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो किसकी सोच रही? माननीय मोदी जी की सोच रही। और ये सारे कार्य से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, से निवेश की बात करें, आयात की बात करें, निर्यात की बात करें, ये सारी आज अगर बढ़ती जा रही है तो इसकी माननीय मोदी जी की देन है, उनकी सोच की देन है, उसके इस कालखंड की देन है। तो इस माननीय इसलिए है क्योंकि आज देश ने इन 12 वर्षों में भारत को बदलते हुए देखा है और 60 सालों में गरीब को और गरीब होते हुए देखा था। चलिए आज अगर ठीक है पंकज जी, मैं समझ गई। देखिए समझ गई, बड़े इत्मीनान से मैंने आपको सुना। पंकज जी सुनिए सर, आपने कंपेयर किया कांग्रेस के शासनकाल को और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को। उन 12 सालों में आपने क्या कुछ किया है।
कंपैरिजन हम नहीं चाहते ना सर। वर्तमान में क्या कुछ हो रहा है जनता तो वो देख रही है। आपने एम्स की बात की, आपने जो तमाम आंकड़े रखे हैं, अच्छी बात है, तारीफ करनी होगी कि सरकार ने इतना काम किया है जनता के लिए। लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत भी आप देखिए, सुधर गई है क्या? आप देखते होंगे, आप खुद भी खबरें पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं समस्याएं वहां पर आती है। जो विधायक, सांसद हैं, अधिकारी हैं, वो भी वहां पर पहुंचते हैं और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए उन्हें कैसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, बार बार वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचना पड़ता है, उस पर भी आपको बात करनी होगी। सड़क की बदहाली की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो भी आपके सामने आती होंगी, इस पर आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? पेपर लीक भी सर आपकी सरकार में हो रहे हैं, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सीबीएसई में जो चेकिंग की गड़बड़ी सामने आई है वो भी आपके सरकार में आ रही है, इस पर भी आपको बात करनी होगी। आप पानी की बात कर रहे हैं कि आपने हर घर में नल लगवा दिया है। आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा मध्य प्रदेश का, खरगोन का, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी एक बच्ची कुएं में जाकर पानी भर रही है। तो ये भी तो सच्चाई है ना सर, सच्चाई से आप भाग क्यों रहे हैं? इस पर बात क्यों नहीं होती? मुस्कान जी, आप भी मतलब एकदम, चलो ठीक है, आपके सवाल होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने ये तो नहीं कहा आपको, मैंने आंकड़ों में गिनाया कि हर घर तक जल पहुंचाने में हम 15.85 करोड़ घरों तक नल पहुंचाए। मैंने ये नहीं कहा 70% कर दिया। अगर किन्हीं घरों में दिक्कतें हैं, मैंने ये भी कहा है कि मोदी जी लगातार कार्य कर रहे हैं और जो चीजें आज पेंडिंग है, पाइपलाइन में है, या जो चीज लगातार कार्यशील है, वो आगे बढ़ती ही जाएंगी। आपने सरकारी हॉस्पिटलों का मुद्दा उठाया कि सरकारी हॉस्पिटलों की हालत खराब है या कहीं कहीं की चीजें आ रही है सामने। आज उनको सुधारने का जिम्मा भी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में आने के बाद से लिया। और मैंने कितने एम्स बताए, कितने आपको मेडिकल कॉलेज बताए, कितनी अभी सीटें बढ़ा दी। वो अगर आप लोगों को नहीं देखना चाहते हैं तो फिर तो कमाल हो जाएगा। तो उसकी तारीफ की सर मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है अगर ये आंकड़े आपने रखे हैं, लेकिन आपके पूरे वक्तव्य में सर मैंने बहुत इत्मीनान से सुना, आराम से सुना, आपने कहीं कोई जिक्र नहीं किया कि ये कुछ समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं जिनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आपने सिर्फ उपलब्धियों का जिक्र किया। मुस्कान जी, अब आप मेरी बात सुनिएगा। बताइए सर। हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी डॉक्टर्स की, जब कोरोना काल आया कि डॉक्टर्स की कमी है, ये सबसे ज्यादा झेल रहा था देश। अगर 51,000 से बढ़ा करके 1,28,000 कर दिया है तो ये किसके के लिए किया है? देश की जनता के लिए किया है। देश की जनता का स्वास्थ्य देख रहे, उसी देश की जनता को जिसके इलाज के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में, अगर मैं बात करूं 2014 से पहले, खेत बिक जाया करते थे, देश की जनता इलाज नहीं ले पाती थी और सरकारी अस्पतालों का इनके कार्यकाल में अभाव था, क्योंकि पहले इनके कार्यकाल के अंदर एम्स भी 7 ही हुआ करते थे। आज 23 एम्स बनाने का अगर कार्यकाल किया है तो किसने किया? मोदी जी की सरकार ने किया है। हर पहलू पर लगातार काम हो रहा है और ये चीजें यहाँ रुकेंगी नहीं, ये लगातार बढ़ती जाएंगी। चीजें आप बेहतर करके आए हैं और आगे भी चीजें बेहतर होंगी, तो मिलाकर इसका सारी ठीक है, अच्छी बात है, बेहतरीन करने वाले हैं। देश की जो हालत है आपने बहुत खराब कर रखी थी सुखबीर जी, यहाँ तक लेकर आए हैं और आगे थोड़ा समय चाहिए, बेहतरीन करेंगे आगे। कालखंड कम नहीं होता। अभी मैं इन्हीं की बात पे, इन्हीं के आंकड़ों से कुछ जवाब देना चाहूंगा। देखिए, अभी नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट आई है, उसमें नीति आयोग ने माना है कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल विगत के 12 वर्षों में बंद हुए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। अगर आपको देश के स्वास्थ्य का ढांचा देखना है, आप आपके नजदीक में ही दिल्ली का एम्स, सफदरजंग और बड़े अस्पताल है, वहां जाके देख लो क्या हालात हैं, पता चल जाएगा। इसके अलावा अभी बात कर रहे थे, हमने पता नहीं क्या क्या बना दिया। वैश्विक शहर गुड़गांव, आपसे मात्र 100 मीटर दूर जो अस्पताल था उसको तोड़ के पार्किंग बना दी और 12 साल में स्वास्थ्य की बात करते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए, वैसे है नहीं शर्म। और अगर हम सार्वजनिक परिवहन की बात करें, अभी मेट्रो का जिक्र कर रहे थे, अगर गुड़गांव में 1 इंच मेट्रो बढ़ी हो विगत के 12 वर्षों में, कोई मतलब ही नहीं है। अपने पता नहीं कहां की गाते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अभी वो महिलाओं के लिए बात कर रहे थे सिलेंडर की। देखिए, 12 सिलेंडर हर साल के थे, अभी इन्होंने काट के 4 सिलेंडर कर दिए सब्सिडी वाले, ये भी इनका एक विषय है। तिरंगे की बात कर रहे थे। तिरंगा जिन लोगों ने अपने आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में 2002 तक तिरंगा नहीं फहराया और फिर जब दबाव पड़ा उसके बाद तिरंगे की सम्मान की बात करना तो कम से कम बंद करें। इसके अलावा तो बीजेपी की तरफ से बैठे ना सर, आरएसएस प्रवक्ता की तरफ से नहीं बैठे, तो बीजेपी की बात करिए। सुखबीर तंवर नहीं, अगर आपने दम था, अरे रुको भाई, अरे रुक जाओ, मैंने
शांति से बात सुने ना। पंकज जी प्लीज प्लीज, पंकज जी मैंने आपत्ति नहीं, ये गलत आप बात बीच है। में इंटरप्ट मत करिए। पंकज मुस्कान, ये गलत जी बात है। आपने बोला तब उन्होंने इंटरप्ट किया। पंकज जी इत्मीनान से सुना, आपको सबने इत्मीनान से नहीं, सुना। ये गलत, पंकज जी ये समय चर्चा मत खराब करिए। पंकज ये जी समय खराब कर रहे हैं। बेनीवाल जी, ये समय बेनीवाल खराब जी कर रहे ठीक हैं। है ठीक है ठीक है, आपने आपत्ति ये हो गया समय खराब पंकज कर जी, इस तरह से नहीं होता। पंकज जी प्लीज ठीक है पंकज जी, समय भी कम है सर। पंकज जी हाँ ठीक है ठीक है। वापिस लगाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कहा कि 370 वापिस लगाएंगे। अगर हमारी सरकार आई तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है पंकज जी, ठीक है पंकज जी, ठीक है हो गया सर। पंकज जी प्लीज चर्चा मत खराब करिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। पंकज जी पंकज जी ऐसे में आपकी आवाज डाउन करना पड़ेगा। पंकज जी हो गया सर। पंकज जी आपकी आवाज डाउन करना पड़ेगा। पंकज जी ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है। पंकज जी अपनी बारे में बोलिएगा सर मुस्कान जी। प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए सर। मुस्कान जी, जिस तरह से राष्ट्र की संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक, विधायिका, कार्यपालिका और अब तो न्यायपालिका, जिस प्रकार से गरिमा में अपूरणीय क्षति इनके इस 12 वर्ष के कालखंड में पहुंचाई है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर किस प्रकार से अघोषित नियंत्रण है, कितने ही हमारे पत्रकार साथी जेलों में सड़ रहे हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, अनेक भ्रष्टाचारी, अनेक दुराचारी, अनेक व्याभिचारी इनकी मशीन में धुल के जिस प्रकार से इस राष्ट्र को दीमक की तरह पे चाट रहे हो कि छिपाव नहीं है। इसके अलावा आर्थिक अपराधियों को संरक्षण देने वाले विजय माल्या, मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी, सुशील मोदी, ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित सैकड़ों आर्थिक अपराधी लाखों करोड़ रुपया इस देश का लूटकर इनके संरक्षण में विदेश में भाग गए। ये इनका बेमिसाल भारत है। इसके अलावा बात करते हैं सबका साथ सबका विकास और फैलाते हैं समाज में गंदगी। जिस प्रकार से राष्ट्र के बेरोजगार युवा शक्ति को धर्म की चाशनी में लपेटकर छद्म धर्मवाद और छद्म राष्ट्रवाद की अफीम चिटाकर राष्ट्र का भाईचारा इन्होंने खराब किया है। किस प्रकार से मॉब लिंचिंग इन्होंने देश में करवाई है वो आप सबके सामने है। इसके अलावा अभी कोविड की बात कर रहे थे, राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में झूठ बोलने वाले कि हमारे पास एक भी मौत का आंकड़ा नहीं है। और कोविड में जिस प्रकार से गर्भवती महिलाएं, दूध मुहे बच्चे 400, 600, 800, 1200 किलोमीटर पैदल चले, वो इस राष्ट्र और दुनिया ने देखा। और महिलाओं का प्रसव सड़कों पे हुआ, ये किस मुंह से बात करते हैं। और इसके अलावा जिस प्रकार से विगत के 12 वर्षों में जो व्याभिचारियों को, बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिस प्रकार से राष्ट्र और हरियाणा की बेटियों का बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया, वो सेंगर को इन्होंने किस प्रकार से संरक्षित किया। राम रहीम को निरंतर राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिस प्रकार से पैरोल दी जा रही है। आसाराम और इसके अलावा अनेक हजारों ऐसे मामले हैं जहां इनकी नाकामयाबी और इनका संरक्षण है। और अभी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, कहाँ है पुलवामा के अपराधी, कहाँ है पहलगाम के अपराधी, और जो मातृशक्ति का मणिपुर में अपमान हुआ, क्या जवाब आपके पास है? आपके प्रधानमंत्री आज उन बेटियों के आंसू पोंछने तक नहीं जा पाए। ये आपका विकास का एजेंडा है। इसके अलावा आज मैं बहुत ही सम्मान से कहना चाहूंगा, देश का विकास जुमलेबाजी, मन की बात, खरबों के विज्ञापन, विदेशी दौरों, झूठे नारों से नहीं मापा जा सकता। और विकास मापा जाएगा रोजगार से, विकास मापा जाएगा किसान कल्याण से, विकास मापा जाएगा युवाओं के रोजगार से, विकास मापा जाएगा महंगाई के नियंत्रण से, विकास मापा जाएगा विदेशी निवेश से, विकास मापा जाएगा विदेश नीति से। और जिस प्रकार से आपने निरंतर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है, उन मजबूत संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का गरिमा बहाल करने से देश का विकास मापा जाएगा। आपकी 12 वर्ष की जुमलेबाजी से इस राष्ट्र का विकास मापा नहीं जाएगा। ये तमाम पैमाने हैं जिस पर हर सरकार को काम करना चाहिए। जनता भी उम्मीद करती है कि उनके लिए कम से कम ये काम तो हो। सुखबीर जी लौटूंगे आपके पास। अर्जुन जी, आपको लगता है कि विकास के दावों और हकीकत की बहस के बीच में असल में जनता के लिए काम नहीं हो पा रहे हैं, और क्या कुछ किया जाना चाहिए? कुछ सलाहें हैं क्या विपक्ष के तौर पर आपके पास सरकार के लिए? देखिए, जिस तरह से आपने भी भाजपा के प्रवक्ता साथी से कई सवाल पूछे कि धरातल की बात करें, जो मुद्दे हैं उन पर बात करें, लेकिन ये उन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते। इन्होंने बात की IIMT बना दी, सरकारी स्कूल, अगर मैं अकेले हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो कितने बंद हो गए हैं। सिलेंडर की इन्होंने बात की, हमने
योजना के तहत सिलेंडर दिया। सिलेंडर जब ये 1 रुपया भी बढ़ता था ना इनकी सरकार से पहले, तो अर्धनंगन होकर के इनके नेता प्रदर्शन करा करते थे। इनकी महिला नेतारियां गले में प्याज लगा करके सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन किया करती थी। तो वही है, और सिर्फ बात करेंगे इनसे, कोई भी, जैसे भी आपने पूछा सवाल, ये हम पूछ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि भी अगर तेल बढ़ा इंडिया भारत में तो दूसरे देशों में तो हमारे से ज्यादा बढ़ा है। कुछ भी बात होगी दूसरे देशों में तो हमारे से ज्यादा बढ़ा है, तेल हमारे यहाँ कम बढ़ा है, हमारे यहाँ सबसे कम बढ़ा है। और बात करेंगे कि भाई 8 साल से क्या कर रही थी पिछली सरकारें, तो सिर्फ और सिर्फ तुलना करना काम नहीं है। 12 साल हो चुके हैं, अपना भी कुछ करके दिखाइए। कोई भी बात पूछेंगे पिछली सरकारों पे घेर देंगे। पिछली सरकारों पे तब घेरनी चाहिए अगर आपको 2-4 साल हुए। अब आपको 12 साल हो गए, महंगाई की बात भी करनी है। और देश के जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं उसी दिन ये बोल करके जाते हैं कि विदेश की यात्रा ना करें, और खुद जहाज में बैठ करके जब 4-5 छोटे-छोटे देशों का दौरा कर करके आते हैं, तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि जब पिछले प्रधानमंत्री जाते थे तो उनके साथ आपके मीडिया के साथ ही जाते थे। वो बताते थे कि मैं फलाने देश में ये करके आया हूँ, फलाने देश के साथ ये समझौते हुए हैं। वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि मैं आज 4 देशों में ये समझौते करके आया हूँ। वो पूरे देश को बताते थे। आकर आए हैं उत्तर के जहाज में से, देश को बताइए ना कि मैं क्या करके आया हूँ। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ करके आते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बैठाने का काम करते हैं। आकर के देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना। ये जो मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये खुद प्रधानमंत्री को बतानी चाहिए थी बातें। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल करके लोगों को बैठा करके, ज्यादा लंबा समय नहीं चलने वाला। सिर्फ और सिर्फ अब तक अगर राजनीति चली है वो जात पात के नाम पर चली है, मंदिर मस्जिद के नाम पर चली है, और अब ये आगे लोग देश के समझ रहे हैं। जब कोरोना काल में डॉक्टर नहीं थे तब इनको मंदिर याद आ रहे थे, मंदिर बना रहे हैं। मंदिर से नहीं कुछ होगा भाई, देश को हॉस्पिटल चाहिए, देश में बनाइए, देश के लोगों की सेवा कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ, और जब देशों में जाते हैं समझौते करके आते हैं, उनको देश के सामने बताने का काम देखिए। ठीक है अर्जुन जी, समझ गए। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि कोई क्रांति की जरूरत है क्या भारत में? क्योंकि अगर आज के युवाओं के देखें, उनकी बात सुने तो काफी परेशान नजर आते हैं, और सरकार से सीधे तौर पर अब युवा सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि सरकार बात उपलब्धियों की करती है और कहीं न कहीं जो परेशानी होती है वो इग्नोर होती जा रही है। क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि स्थिति वाकई में बेहतर हो? पर काम होना चाहिए, और कुछ न्यायिक व्यवस्था जो है, न्याय क्या होता है उसको ठीक से समझने की जरूरत है। अभी ये जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो अभियान चला था, भले ही ऑनलाइन था, लेकिन वो मुद्दों को समर्थन तो था ही कि भाई परीक्षा प्रणाली ठीक नहीं है, शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है, और पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों को समर्थन तो था ही। वो अलग बात है कि पता चला कि वहाँ रामलीला मैदान में वो संख्या जितना समर्थन दिया गया था, ऑनलाइन उतने लोग पहुंचे नहीं प्रदर्शन में, लेकिन वो समर्थन था, एक सैद्धांतिक समर्थन था, एक नैतिक समर्थन था। मुझे लगता है कि सरकार को उससे भी कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ समझ अपनी विकसित करनी चाहिए कि देश में अभी भी समस्याएं विद्यमान है, और वो समस्याएं हैं जो उद्वेलित करती हैं, जो आक्रोश पैदा कर रही हैं। वो आक्रोश ही एक तरह का, चाहे वो ऑनलाइन व्यक्त हुआ हो, चाहे जो भी हुआ हो, तो आपको जो है उन समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए। जब कांग्रेस जनता पार्टी की बात चली तब भी हमने ये कहा था कि बजाय उसको प्रतिबंधित करने के और उसको कुछ बल प्रयोग करने के, आप उनको जो मुद्दे उठाए गए हैं उनको समझिए और उनका समाधान कीजिए। अगर वो समाधान हो जाएगा तो वो तो अपने आप ही आंदोलन शांत हो जाएगा। कोई भी आंदोलन समस्याओं से पैदा होता है, तो उसके पीछे समस्याओं की प्रेरणा होती है। अगर उनका समाधान हो जाता है तो वो आंदोलन अपने आप शांत हो जाता है, फिर वो आंदोलन ही नहीं रह पाता। तो ये सरकार को समझने की जरूरत है। अब ये अच्छा है कि वो आप 12 वर्ष की वर्ष वो जो उत्सव मना रहे हैं, और उसी विसिनिटी में, उसी के करीबी में वो कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन भी खड़ा हुआ, तमाम मुद्दे खड़े हुए, और विपक्ष भी अपने तरीके से उस पर रिएक्ट कर रहा था। कई वो जो है उस आंदोलन को समर्थन भी दे रहे थे, अलावा यूथ के जो स्थापित जो राजनीतिक हैं वो भी समर्थन दे रहे थे। कई जो है जो विद्वान समझे जाने वाले कांग्रेस के नेता थे वो कह रहे थे कि ये आंदोलन है, इससे वो तो अपने ही दल को नसीहत दे रहे थे कि इससे जो है अपनी पार्टी को भी सीखना चाहिए और उनको भी कोई प्रेरणा लेनी चाहिए और उस लाइन पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो सरकार को भी देखना चाहिए, विपक्षी क्यों देखे, अगर कोई आंदोलन खड़ा हुआ है तो उसके पीछे क्या है और उसके पीछे जो कारण है उनके समाधान तय करना चाहिए। तो बजाय इसके कि आप कुछ उपलब्धियां आपकी हो सकती हैं और हैं, मान लेते हैं कि हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।
ठीक ना है। स्वर्णिम काल आया है और न समस्याओं का पूरी तरह समाधान हुआ है। समस्या अभी भी बरकरार है। आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, वहाँ कुएं पर पानी भरते दिखाई दी कोई बालिका। अरे हरियाणा के हिसार में देखिए, वहाँ टैंकरों से पानी सप्लाई होता है और अभी भी मध्य वहाँ एक प्रदेश गाँव में और हरियाणा अभी की भी बात नहीं है, ठीक है, एक धरना चल रहा है ट्रैफिक के साथ पानी आपको की मांग को समय लेकर। कम है, बिल्कुल। और ये समस्याएं हर जगह व्याप्त है। बात वही है ना कि उपलब्धियों पर बात कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जो चुनौतियां हैं देश के सामने, उनको ध्यान में रखकर भी आप आगे बढ़िए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। 12 साल का जश्न मनाया जा रहा है, उपलब्धियों पर बात हो रही है, लेकिन देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर भी बात होने जा रही है, क्योंकि जनता जो है सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।